आज हमारे हाथ ना एक एक खजाने का नक्शा लगा है। हाँ। एक ऐसा बिजनेस प्लान जो बताता है कि भारत की ईवी क्रांति में जहां हर कोई मौके तलाश रहा है, वहां पैसा कैसे बनाया जाए। भारत का ईवी मार्केट तो मतलब एक रॉकेट की तरह उड़ रहा है, लेकिन इस रॉकेट का सबसे जरूरी हिस्सा यानी बैटरी, बिल्कुल। वो बनाना एक बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा काम है। और ये प्लान उस पहेली को सुलझाने का दावा करता है। बिल्कुल, और देखिए ये प्लान किसी बड़ी गीगा फैक्ट्री का नहीं है जहां आप जानते हैं अरबों डॉलर लगते हैं। अच्छा। ये कहीं ज्यादा जमीनी और हकीकत के करीब का रास्ता दिखाता है। देखिए ये प्लान असल में एक रोड मैप है। अगर कोई सोच रहा है कि ये बिजनेस शुरू करे तो इसे पढ़कर उन्हें समझ आ जाएगा कि ए से जी तक जाना कैसे है और कहाँ-कहाँ गड्ढे हैं जिनसे बचना है। तो हमारा मिशन साफ है, इस नक्शे को पढ़ना है, इसके राज समझने हैं और ये जानना है कि क्या ये वाकई भारत के ईवी गोल्ड रश में एक पक्का रास्ता है। चलिए इसे खोल के देखते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि ये प्लान लिथियम सेल बनाने के बारे में है ही नहीं। ये एक असेंबली यूनिट की बात करता है। ये सुनने में थोड़ा कम ग्लैमरस लगता है ना? सेल बनाना और असेंबल करने में क्या फर्क है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इस पूरे बिजनेस का आधार है। इसे एक रेस्टोरेंट की तरह समझिए। ओके। आप सब्जियां नहीं उगा रहे हैं, यानी आप सेल नहीं बना रहे हैं। वो एक अलग, बहुत मुश्किल और बहुत महंगा काम है। आप एक शेफ हैं जो बाजार से बेहतरीन सर्टिफाइड सब्जियां यानी लिथियम सेल्स खरीदते हैं और उन्हें मिलाकर एक शानदार डिश यानी एक पूरी बैटरी पैक तैयार करते हैं। अच्छा, तो आप बस कच्चा माल लेकर उसे फाइनल प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। बिल्कुल। आप LFP या NMC जैसे पहले से टेस्टेड सेल लेते हैं, फिर उसमें बैटरी का दिमाग यानी BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसे एक मजबूत केस में डालते हैं और उसकी थर्मल सेफ्टी पक्की करते हैं। इसके बाद उसकी कड़ी टेस्टिंग होती है और फिर उसे गाड़ी बनाने वाली कंपनियों यानी OEMs को दिया जाता है। सच तो यह है कि ईवी की दुनिया में घुसने का ये सबसे तेज और सबसे ज्यादा मांग वाला तरीका है। ठीक है, लेकिन ये बिजनेस अभी क्यों? भारत में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का बाजार तो मतलब आग की तरह फैल रहा है। हर साल 25-35% की ग्रोथ है। हाँ है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां गाड़ियां बना रहे हैं, वो अपनी बैटरी खुद क्यों नहीं असेंबल कर लेती? यहीं पर इस बिजनेस का असली मौका छिपा है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। कैसे? देखिए, बड़ी कंपनियों के लिए बैटरी असेंबली एक कम मार्जिन वाला लेकिन बहुत ज्यादा जोखिम भरा काम है। अच्छा। वे अपना सारा R&D और पैसा गाड़ी की परफॉर्मेंस पर, मोटर और डिजाइन पर लगाना चाहते हैं, न कि एक ऐसे हिस्से पर जिसे कोई और बेहतर और शायद सस्ता बना सकता है। मतलब वो अपना सिरदर्द आउटसोर्स करना चाहते हैं। एकदम सही, एकदम सही। और दूसरा कारण है लागत और लॉजिस्टिक्स। चीन से बने बनाए बैटरी पैक आयात करना अब महंगा हो गया है और उसमें सप्लाई का जोखिम भी है। लोकल असेंबली से लागत कम होती है, सर्विसिंग आसान हो जाती है और अगर कोई वारंटी का क्लेम आता है तो उसे यहीं भारत में तुरंत सुलझाया जा सकता है। और सरकार भी तो मदद कर रही है। बिल्कुल, ऊपर से सरकार की नीतियां भी मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही हैं। तो ये एक ऐसा मौका है जो हर तरफ से मतलब सही बैठ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने 3 करोड़ रुपए लगा दिए, मशीनें आ गईं, फैक्ट्री तैयार हो गई। अब सवाल ये है कि ये मशीनें बनाएंगी क्या? क्या हर स्कूटर या हर ई-रिक्शा के लिए अलग बैटरी बनानी होगी? ये तो बहुत ज्यादा झंझट सा काम लगता है। और यहीं पर आके ज्यादातर नए बिजनेस गलती करते हैं। ये प्लान साफ साफ चेतावनी देता है कि शुरुआत में बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन के जाल में नहीं फंसना है। अच्छा। हाँ, जब आप एक नया मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन शुरू करते हैं तो आपका पहला लक्ष्य होता है प्रक्रिया को स्थिर करना, क्वालिटी को एक जैसा बनाए रखना। यानी कम चीजें बनाओ पर अच्छी बनाओ। बिल्कुल। प्लान के मुताबिक शुरू में सिर्फ 3 से 4 तरह के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। जैसे 2 पहिए के लिए 48V 30Ah या 60V 30Ah का पैक, और 3 पहिया या ई रिक्शा के लिए 48V 100Ah का पैक, जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है। इससे आपका क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन और प्रोडक्शन सब कुछ संभालना आसान हो जाता है। और आपने LFP केमिस्ट्री की बात की थी। प्लान में इसे NMC के ऊपर तरजीह क्यों दी गई है? मतलब आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? LFP यानी लिथियम फेरोफॉस्फेट। इसका सीधा मतलब है कि ये बैटरी बहुत ज्यादा मजबूत और स्थिर होती है। स्थिर मतलब? भारत जैसे देश के बारे में सोचिए। यहाँ मई जून की गर्मी भी है, सड़कों पर गड्ढे भी हैं और गाड़ियां दिन भर चलती हैं। ऐसी हालत में LFP बैटरी में आग लगने या खराब होने का खतरा NMC के मुकाबले बहुत कम होता है।
ओ, तो ये सेफ्टी की बात है। हाँ, सबसे जरूरी, ग्राहकों की सुरक्षा और कंपनी की इज्जत के लिए ये सबसे जरूरी बात है। और क्वालिटी की बात करें तो इसमें AIS 156 मानक का जिक्र है। तो क्या ये AI 156 एक तरह से बैटरी के लिए ISI मार्क जैसा है? ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। AIS 156 सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये बैटरी के लिए एक अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा? हाँ, इसमें बैटरी को आग में डाला जाता है, पानी में डुबोया जाता है, ऊंचाई से गिराया जाता है, उसमें कील ठोकी जाती है, उसे ओवरचार्ज किया जाता है। ये सब देखने के लिए कि क्या किसी भी हालत में ये फटती तो नहीं है। बाप रे। ये मानक पक्का करता है कि आप किसी की गाड़ी में एक टाइम बम नहीं लगा रहे हैं। इस प्लान में एक लाइन है जिसने मेरा ध्यान खींचा। कम बिक्री से ज्यादा तेजी से बैटरी बिजनेस को वारंटी की विफलताएं खत्म कर देती हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि क्वालिटी ही सब कुछ है। सब कुछ। अगर आपके बनाए हुए 100 में से 5 पैक भी वारंटी में वापस आने लगे ना, तो उन्हें ठीक करने और बदलने का खर्चा आपका पूरा मुनाफा खा जाएगा। और साख खराब होगी वो अलग। उससे भी बुरा, बाजार में आपकी साख खत्म हो जाएगी। OEM आपसे माल लेना बंद कर देंगे। ये बिजनेस भरोसे पर चलता है और भरोसा क्वालिटी से आता है। ठीक है, मौका समझ आ गया, प्रोडक्ट भी समझ आ गया, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए पैसा कितना लगेगा? इस प्लान में दिए गए आंकड़े क्या कहते हैं? प्लान एक मीडियम साइज के प्लांट का हिसाब देता है जो एक शिफ्ट में रोज 100 से 200 बैटरी पैक बना सके। ठीक है। इसके लिए कुल निवेश करीब 2.5 से 3.5 करोड़ का है। और ये पैसा जाता कहाँ है? इसका ब्रेकडाउन क्या है? इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 1.5 से 1.25 करोड़ मशीनरी पर खर्च होता है। मशीनरी पर? हाँ, इसमें स्पॉट वेल्डिंग मशीन, सेल टेस्टर, चार्ज डिस्चार्ज साइक्लर और सबसे जरूरी एंड ऑफ लाइन टेस्टर शामिल हैं, जो हर पैक को फैक्ट्री से निकलने से पहले जांचता है। तो मतलब मशीनरी पर इतना बड़ा खर्चा इसीलिए है ताकि बाद में वारंटी और आग लगने जैसी शिकायतों से बचा जा सके। ये एक तरह का इंश्योरेंस है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये पहले दिन से ही क्वालिटी में किया गया निवेश है। इसके बाद करीब 40 से 60 लाख रुपए फैक्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगते हैं। इसमें ESD फ्लोरिंग बहुत जरूरी है, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से नाजुक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बचाती है। साथ ही फायर सेफ्टी, वर्क स्टेशन और स्टोरेज रैक्स भी। और बाकी का पैसा? बाकी करीब 70 लाख से 1 करोड़ वो वर्किंग कैपिटल के तौर पर चाहिए। वर्किंग कैपिटल मतलब? यानी शुरुआती स्टॉक खरीदने के लिए सेल, BMS, केसिंग वगैरह, और पहले 3-4 महीने की सैलरी और दूसरे खर्चे निकालने के लिए, जब तक कि पेमेंट आना शुरू ना हो जाए। और इसे चलाने के लिए लोग कितने चाहिए? क्या हमें बहुत पढ़े लिखे इंजीनियरों की फौज लगेगी? नहीं, यहीं पर यह मॉडल और भी आकर्षक हो जाता है। अच्छा। एक शिफ्ट चलाने के लिए आपको 30 से 45 लोगों की टीम चाहिए, जिसमें मैनेजर, सुपरवाइजर और क्वालिटी के लोग तो होंगे, लेकिन जो असल काम करने वाले ऑपरेटर और टेक्नीशियन हैं, वो सेमी स्केल्ड हो सकते हैं। मतलब उन्हें सिखाया जा सकता है? हाँ, उन्हें 30 से 45 दिन की अच्छी ट्रेनिंग देकर काम के लिए तैयार किया जा सकता है, तो आपको लेबर आसानी से मिल जाती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा। इसमें कमाई कैसे होती है? इसका गणित क्या कहता है? 8-15% का ग्रॉस मार्जिन। सुनने में बहुत ज्यादा तो नहीं लगता, खासकर इतने जोखिम वाले बिजनेस में। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। 8 से 15% का मार्जिन शायद किसी सॉफ्टवेयर कंपनी जैसा न लगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में, खासकर जहां वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत स्वस्थ मार्जिन माना जाता है। प्लान में एक 48वीं 100 AH LFP पैक का उदाहरण है। हाँ, जो ई-रिक्शा में लगता है। सही। उसे बनाने की कुल लागत, जिसमें सेल, BMS, लेबर सब कुछ शामिल है, करीब 45,200 रुपये आती है। ठीक है। और ये B2B मार्केट में, यानी कंपनियों को 49,000 रुपये से 52,000 रुपये के बीच बिकता है, तो आपको हर पैक पर मतलब 4,000 से 6,000 रुपये का ग्रॉस मार्जिन मिलता है। ठीक है, लेकिन इससे महीने का नेट प्रॉफिट कितना बनेगा, सारे खर्चे निकाल कर? अगर हम ये माने कि प्लांट रोज 150 पैक बनाता है और महीने में 26 दिन चलता है, तो महीने की कुल बिक्री बहुत बड़ी हो जाती है। इसमें से फैक्ट्री का किराया, सैलरी, बिजली का बिल और दूसरे सभी खर्चे निकालने के बाद भी महीने का शुद्ध लाभ 12 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकता है। लेकिन ये आंकड़ा तो तभी मुमकिन है जब प्लांट अपनी पूरी क्षमता पर चल रहा हो और सारे पैक बिक भी रहे हों। शुरू के 6 महीनों में क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्या तब ये बिजनेस घाटे में नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पहले दिन से मुनाफा नहीं कमाता। शुरू के 3 से 6 महीने प्रोडक्शन को स्थिर करने, क्वालिटी को सेट करने और पहले कुछ ग्राहक बनाने में निकल जाते हैं। इसीलिए वर्किंग कैपिटल इतना जरूरी है ताकि उस शुरुआती दौर में कंपनी टिक सके। समझ गई।
लेकिन एक बार जब आपके 2-3 बड़े OEM ग्राहक बन जाते हैं और ऑर्डर नियमित हो जाते हैं, तब ये मुनाफे का आंकड़ा हकीकत बन सकता है। और ये ग्राहक मिलेंगे कहाँ से? प्लान साफ कहता है कि ये टीवी पर विज्ञापन देने वाला बिजनेस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक B2B सेल्स का काम है। ग्राहक 3 जगहों से आते हैं। ओके। पहला और सबसे बड़ा, सीधे EV बनाने वाली कंपनियां यानी OEMs। आपको उनके इंजीनियरिंग हेड से मिलना होता है, अपनी फैक्ट्री दिखानी होती है, सैंपल देने होते हैं और उनकी टेस्टिंग पास करनी होती है। काफी लंबा प्रोसेस है। लेकिन जरूरी है। दूसरा बड़ा बाजार है फ्लीट ऑपरेटर्स का, जैसे डिलीवरी कंपनियां या ई-रिक्शा फ्लीट चलाने वाले लोग, जिन्हें एक साथ सैकड़ों बैटरी चाहिए होती हैं। और तीसरा है रिप्लेसमेंट मार्केट। जो गाड़ियां पहले से सड़कों पर हैं, उनकी बैटरी 2-3 साल में खराब होगी। आप डीलरों और गैरेज के नेटवर्क के जरिए उन ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि प्लान में लिखा है, यह व्यवसाय विश्वास से बढ़ता है, विज्ञापन से नहीं। सही बात है। आपकी फैक्ट्री, आपकी टेस्टिंग रिपोर्ट और आपके शुरुआती ग्राहकों का फीडबैक ही आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। ठीक है, बिजनेस मॉडल मजबूत लग रहा है, लेकिन हर कहानी में एक विलन भी होता है। यहाँ पर सबसे बड़े जोखिम क्या है? प्लान में 4 बड़े जोखिमों की बात की गई है। पहला और शायद सबसे बड़ा है सेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। लिथियम सेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती हैं और वे अचानक बढ़ या घट सकती हैं। तो अगर सेल महंगे हो गए तो आपका पूरा मार्जिन खत्म हो सकता है। इससे कैसे बचे? इसका एक ही तरीका है, पास थ्रू प्राइसिंग। आप अपने ग्राहक यानी OEM के साथ पहले ही एक एग्रीमेंट करते हैं कि अगर सेल की कीमत एक हद से ज्यादा बढ़ती है तो बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा आपके फाइनल प्रोडक्ट की कीमत में जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, तो रिस्क शेयर हो जाता है। हाँ। दूसरा जोखिम तो वारंटी क्लेम ही होगा, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, और ये जानलेवा हो सकता है। इसका समाधान है सख्त क्वालिटी कंट्रोल और BMS की सेटिंग्स को थोड़ा कंजर्वेटिव रखना, ताकि यूजर बैटरी को उसकी हद से ज्यादा इस्तेमाल ना कर पाए और उसकी लाइफ लंबी चले। तीसरा बड़ा जोखिम है आग लगने की घटनाएं। इसके लिए सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल और कर्मचारियों की लगातार ट्रेनिंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और पैसों से जुड़ा कोई जोखिम? चौथा और बहुत प्रैक्टिकल जोखिम है OEM से पेमेंट में देरी। ये भारत में एक आम समस्या है। हाँ, ये तो मैंने सुना है। इसके लिए आपको शुरू से ही सख्त होना पड़ेगा, कुछ एडवांस पेमेंट लेना और हर ग्राहक के लिए एक क्रेडिट लिमिट तय करना कि आप उन्हें उधार पर कितना माल देंगे। कैश फ्लो इस बिजनेस में राजा है। अगर वो रुक गया तो सब रुक जाएगा। तो अगर कोई इन सब जोखिमों से बचकर मेहनत करके पहले 2-3 साल निकाल लेता है, तो आगे का रास्ता क्या है? इस बिजनेस को बड़ा कैसे बनाया जा सकता है? यहाँ से ग्रोथ के कई रास्ते खुलते हैं। सबसे पहले तो आप दूसरी शिफ्ट शुरू करके अपना प्रोडक्शन दुगना कर सकते हैं। फिर आप सेमी ऑटोमेशन में निवेश करके अपनी क्षमता और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप नए प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, जैसे बैटरी स्वैपिंग के लिए बनाए गए पैक्स या स्टेशनरी स्टोरेज पैक। वो क्या होते हैं? जो सोलर पावर के साथ घरों या फैक्ट्रियों में लगते हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी, आप बड़े OEMs के साथ 3-5 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस में एक स्थिरता आ जाती है। तो इस पूरी योजना को समझने के बाद अगर हम इसका सार निकालें तो क्या कहेंगे? ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गंभीर मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग का बिजनेस है। इसमें चमक धमक कम और अनुशासन ज्यादा है। मार्जिन भले ही सीमित हो, लेकिन वॉल्यूम की कोई सीमा नहीं है। मांग असली है और अगले 10-15 साल तक कहीं नहीं जाने वाली। ये EV की दुनिया में कदम रखने का शायद सबसे समझदारी भरा और व्यवहारिक तरीका है। लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपका आइडिया कितना अच्छा है, बल्कि इस पर कि आप उसे जमीन पर कितनी सटीकता से उतारते हैं। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, ये प्लान हमें दिखाता है कि सफलता सिर्फ एक बड़े रोमांचक विचार से नहीं मिलती, बल्कि उसे लागू करने के उबाऊ लगने वाले अनुशासित और सटीक काम से मिलती है। तो सवाल ये है कि क्या भविष्य के महान बिजनेस सिर्फ अगले बड़े आइडिया पर बनेंगे या फिर इस तरह के बोरिंग लेकिन बेहतरीन एग्जीक्यूशन पर आधारित होंगे?